आज हम यहाँ पर प्रिज्म द्वारा विक्षेपण का कारण पढ़ेंगे कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्यों होता है। इसमें देखिए कि हम जानते हैं श्वेत प्रकाश होता है वो अपने 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है, जिनको हम शॉर्ट में विबज्योर के रूप में भी जानते हैं, VIBGYOR। और यहाँ पर हमने उनको दिखा भी रखा है, श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से जा रहा है। तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश ये जो निर्गत किरणें हैं वो 7 रंगों में बटी हुई नज़र आ रही हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 रंग की जो किरणें हैं इन्हीं को मिलाकर इन्हीं से क्या है, श्वेत प्रकाश बना है, यानी दृश्य प्रकाश बना है। तो ये जो 7 रंग की किरणें हैं, इन 7 रंग की किरणों की प्रत्येक की अपनी अपनी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। और तरंग दैर्घ्य के कारण प्रत्येक रंग की जो किरण है उसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी प्रत्येक रंग की किरण के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। तो इसमें किस रंग की किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका जवाब है लाल रंग की जो किरण थी उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग की किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, और बैंगनी रंग की जो किरण है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। पर सवाल है ये है कि यहाँ पर विक्षेपण क्यों होता है। ये 7 रंगों में जो किरणें बढ़ती हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं आती, वो अलग अलग क्यों विक्षेपित होती हैं। तो इसका कारण यह है कि जिस रंग की किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, जिस रंग की किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसके लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर एक सूत्र है, कॉची का सूत्र। तो कॉची का जो सूत्र है कि कांच का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के साथ कॉची के सूत्र अनुसार निम्न प्रकार से बदलता है कि किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो तरंगदैर्घ्य के साथ किस रूप में बदलता है। तो उसको हम कॉची के सूत्र से समझा सकते हैं। कॉची का सूत्र है n बराबर a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस c अपॉन लैम्डा की पावर 4। यहाँ पर a b c जो है किसी पदार्थ के लिए नियतांक हैं, n उस पदार्थ का अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, लैम्डा क्या है, उस पदार्थ पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर जैसे लैम्डा देखें तो लैम्डा क्या आ रहा है, हर में आ रहा है। तो यानी अगर तरंग दैर्घ्य अधिक है किसी प्रकाश की तो उस प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होगी उसके लिए अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा। हम जानते हैं सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस प्रकाश की है उसमें, श्वेत प्रकाश में, तो वो है लाल रंग के प्रकाश की। तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, इसलिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यानी लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। और इसी प्रकार से बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम है, तो इसलिए बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे अधिक होगा। अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो पतला प्रिज्म है, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है n, उसके लिए सामान्य प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र आता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। ये हमने डेरिवेशन भी की थी। और उससे हमने एक विशेष स्थिति में पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान निकालता कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान था डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। तो यहाँ पर n क्या है, ये उस पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक है, डेल्टा क्या है, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण है, और ए क्या है, पतले प्रिज्म का कोण। ठीक है, ये वाला। तो हम यहाँ पर ये समझाएंगे कि यहाँ पर प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण क्यों होता है। अब देखिए इसमें, क्योंकि बैंगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक है वो जो है सबसे अधिक है, लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक है सबसे कम। क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम अधिक है तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा। बैंगनी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो उसके लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर अपवर्तनांक इस सूत्र से, समीकरण नंबर 1 से, डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए, तो अगर n कम है तो डेल्टा भी कम होगा, n अधिक है तो डेल्टा भी अधिक होगा अगर ए कांस्टेंट है। ठीक है। तो किसी प्रिज्म के लिए ए हमेशा नियतांक होता है, तो उस समय
अगर प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक है किसी प्रकाश के लिए, तो तब उस प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक अधिक होने के कारण उसके लिए विचरण कोण भी क्या आएगा, अधिक आएगा। अगर अपवर्तनांक कम है तो विचरण कोण भी कम आएगा। तो क्योंकि लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम कह रहे हैं हम, तो इसलिए लाल रंग के प्रकाश के लिए विचरण कोण भी सबसे कम आएगा, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ठीक है, इसलिए बैंगनी रंग के लिए विचरण कोण भी सबसे अधिक आएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो 7 रंग की प्रकाश किरणें हैं उनमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की प्रकाश की, तो इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम, इसलिए उसके लिए विचरण कोण भी सबसे कम। तो क्योंकि लाल रंग के प्रकाश के लिए विचरण कोण सबसे अधिक कम है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो प्रिज्म से निकलने वाले 7 रंगों में की किरणों में सबसे कम अपने पथ से कौन विचलित होता है, लाल रंग की किरण, क्योंकि इसके लिए विचरण कोण सबसे कम होता है। तो जिसके लिए विचरण कोण सबसे कम होगा वो आपतित प्रकाश की दिशा से सबसे कम विचलित होगा, ठीक है। और जिसके लिए विचरण कोण सबसे अधिक होगा, जैसे कि बैंगनी रंग की प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होगा, क्योंकि बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसके लिए इसका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होगा। ये अपवर्तनांक अधिक होने के कारण बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए विचरण कोण भी सबसे अधिक होगा। तो क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए विचरण कोण अधिक है, सबसे अधिक है, इसलिए बैंगनी रंग का प्रकाश जो अपनी प्रारंभिक ये आपतित किरण की दिशा से सबसे ज़्यादा विचलित होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा आधार की ओर कौन सा मुड़ा हुआ है प्रिज्म में, बैंगनी रंग की किरण। तो यानी श्वेत प्रकाश में विद्यमान अलग अलग रंगों की किरणों के लिए क्योंकि विचरण कोण और अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, इसलिए ये किरणें जब प्रिज्म से बाहर निर्गत होती हैं तो अलग अलग विचरण कोणों के कारण ये अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित होती हैं। लाल रंग के लिए विचरण कोण सबसे कम है, इसलिए लाल रंग की किरण सबसे कम विचलित होती है अपने मार्ग से। बैंगनी रंग के लिए विचरण कोण सबसे अधिक है, इसलिए ये अपने प्रारंभिक मार्ग से सबसे ज़्यादा विचलित हो जाती है। आपतित किरण की दिशा सबसे ज़्यादा विचलित हुई बैंगनी रंग की किरण। यही जो है श्वेत प्रकाश, यही कारण है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से बाहर आता है तो वो अपने 7 रंगों में क्यों बढ़ता है, और ये किरणें अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित क्यों होते हैं, क्योंकि इनके प्रत्येक रंग की किरण के लिए विचरण कोण अलग अलग होने के कारण, ठीक है। यहाँ पर हमने ये शो भी किया है समीकरण से कि NV इज ग्रेटर देन NY इज ग्रेटर देन NR, जहाँ NR क्या है, लाल रंग की किरण के लिए अपवर्तनांक, NY क्या है, येलो रंग की किरण के लिए अपवर्तनांक, और वायलेट रंग की किरण के लिए अपवर्तनांक NV। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा होता है बजाय किससे, पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक के बजाय, और सबसे कम अपवर्तनांक किसके लिए होता है, NR के लिए। तो NV इज वेरी ग्रेटर देन NV इज ग्रेटर देन NY इज ग्रेटर देन NR, ठीक है। अब ऐसे ही तो हमने सिद्ध किया था कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है बजाय बैंगनी रंग के लिए विचरण कोण सबसे अधिक, और इससे कम माध्य रंग की किरण येलो का, और इससे भी कम किसका होता है, लाल रंग की प्रकाश किरणों का। तो ये हमने कुछ मेन रंग की किरणें ली हैं। अगर हम सभी 7 रंग की किरणों को देखें तो सबसे अधिक विचरण कोण किसका है, डेल्टा V, यानी बैंगनी रंग की किरण के लिए विचरण कोण सबसे अधिक, तब उससे कम विचरण कोण इंडिगो के लिए, ठीक है, फिर उससे कम विचरण कोण ब्लू के लिए, उससे कम विचरण कोण ग्रीन के लिए, उससे भी कम विचरण कोण आएगा येलो के लिए, और उससे भी कम विचरण कोण आएगा ऑरेंज रंग की किरण के लिए, और सबसे कम विचरण कोण आएगा रेड रंग की किरण के लिए। इसमें जो है, जो पीले रंग की प्रकाश किरण होती है ये माध्य किरण होती है, क्योंकि जो इसकी तरंगदैर्घ्य है वो इन सब रंगों की किरण की माध्य तरंगदैर्घ्य आती है। तो माध्य रंग की जो किरण होती है वो कौन होती है, इसमें माध्य रंग की जो किरण होती है वो होती है येलो रंग की किरण, ठीक है। तरंगदैर्घ्य के माध्य के अनुसार माध्य जो किरण होती है वो होती है येलो रंग की किरण, न कि ग्रीन, येलो, तरंगदैर्घ्य के तरंगदैर्घ्य के मध्यमान के अनुसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो श्वेत प्रकाश है ये इस प्रिज्म पर आपतित हुआ, तो पहले पृष्ठ पर इसका अपवर्तन हुआ, तो ये प्रकाश किरण जो है ये अलग अलग रंग की प्रकाश किरण के रूप में अलग अलग दिशाओं में जारी है। फिर दूसरे पृष्ठ से भी जब ये किरणें बाहर निकलनी तो ये अलग अलग दिशाओं में, ये किरणें अलग रंग की किरणें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, ठीक है। जिसका विचरण कोण सबसे अधिक है वो सबसे नीचे आएगी वो किरण, जिसके लिए विचरण कोण सबसे कम है वो सबसे ऊपर रहेगी वो किरण, ठीक है। इसलिए लाल रंग की किरण सबसे ऊपर होती है, निर्गत किरणों में बैंगनी रंग की किरण सबसे नीचे होती है, क्योंकि इसका विचरण कोण
इसका विचरण कोण सबसे अधिक होता है। अब जो ये निर्गत किरणें हैं, तो किन्हीं भी दो निर्गत किरणों के बीच का कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे? इन किरणों को अगर हम पीछे से लाल रंग बैंगनी रंग की किरण के लिए देख रहे हैं, हम लाल रंग की किरण को पीछे बढ़ाया, बैंगनी रंग की किरण को पीछे बढ़ाया, तो इनके बीच का जो कोण है ये कहलाएगा, ये होगा लाल और बैंगनी रंग के बीच निर्गत किरणों के बीच का कोण। तो प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं हम कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है? कोणीय वर्ण विक्षेपण कि किन्हीं भी दो रंगों की किरणों के लिए, किन्हीं भी दो निर्गत प्रकाश किरणों के लिए जैसे प्रिज्म से निर्गत किन्हीं भी दो निर्गत रंगों की किरणों के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं हम कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है। दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसे हम अमूमन हम थीटा से प्रकट करते हैं, पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो यहीं पे देखिए, ये लाल रंग की निर्गत किरण और ये आपतित किरण की दिशा के बीच का जो कोण है वो क्या कहलाएगा? लाल रंग के लिए विचरण कोण डेल्टा आर। फिर ये जैसे बैंगनी रंग की, ये पीले रंग की किरण है, तो पीले रंग की निर्गत किरण को पीछे बढ़ाइए, आपतित किरण की दिशा को आगे बढ़ाइए, तो पीले रंग की निर्गत किरण और श्वेत प्रकाश आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा वो होगा डेल्टा वाई, और इसे हम कहेंगे पीले रंग के लिए विचरण कोण। इसी प्रकार से जो निर्गत बैंगनी रंग की किरण है और जो आपतित प्रकाश किरण के बीच का जो कोण है वो हमने दर्शा रखा डेल्टा वी से, ये कहलाएगा बैंगनी रंग के लिए विचरण कोण। तो अगर हम लाल और बैंगनी रंग के किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालें तो कैसे निकालेंगे? हम लाल और बैंगनी रंग की जो निर्गत किरणें इनको पीछे बढ़ाएंगे और इनके बीच का कोण देखेंगे, यही कोण थीटा कहलाएगा इन लाल और बैंगनी रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण। परंतु इसका सूत्र क्या होगा? तो थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर यह आता है, अगर हम लाल और बैंगनी रंग के लिए निकाल लें तो यह आएगा इसका लाल और बैंगनी का, तो बैंगनी रंग के लिए कोणीय वर्ण, बैंगनी रंग के लिए विचरण कोण ऋण लाल रंग के लिए विचरण कोण, ये डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। तो ये बराबर क्या आएगा? थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको, ये डेल्टा आर है तो ये भी क्या होगा? डेल्टा आर होगा। और अगर ये डेल्टा वी है तो ये भी क्या होगा? डेल्टा वी होगा, ये वाला, ये होगा डेल्टा वी, और ये क्या होगा? डेल्टा आर। तो इस त्रिभुज में, इस छोटे ये त्रिभुज डैश एस वाले त्रिभुज में ये जो डेल्टा वी आ रहा है, ठीक है, इस वाले के बराबर, ये डेल्टा वी जो है ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया। तो ये बहिष्कोण इन दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो ये अंतःकोण है थीटा, ये अंतःकोण कितना रहा? ये डेल्टा आर है, तो ये भी डेल्टा आर होगा। तो थीटा प्लस डेल्टा आर बराबर डेल्टा वी, ठीक है। तो थीटा प्लस डेल्टा आर बराबर डेल्टा वी, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा इसमें? देखिए इसमें थीटा प्लस डेल्टा आर बराबर डेल्टा वी, तो थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो ये थीटा यानी लाल और बैंगनी रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये बराबर क्या हो गया? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी बैंगनी रंग के लिए विचरण कोण ऋण लाल रंग के लिए विचरण कोण, ठीक है। तो जिन दो रंगों के लिए आप कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाल रहे हैं उसका मान होता है किसके बराबर? उन दो रंगों के विचरण कोणों के अंतर के बराबर, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि थीटा बराबर क्या आ गया हमारा? इससे थीटा बराबर हमने लिखा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। फिर डेल्टा वी का हमने सूत्र रख रहे हैं हम कहाँ से? डेल्टा वी का सूत्र हम यहाँ से रख रहे हैं। हमें पता है पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है? डेल्टा बराबर होता है n-1 इंटू ए, एन डेल्टा मतलब विचरण कोण। तो बैंगनी रंग के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू NV-1 इंटू ए। डेल्टा वी के लिए हम बैंगनी रंग के लिए हम रखेंगे डेल्टा वी के स्थान पे क्या रखेंगे? NV-1 इंटू ए। और लाल रंग के लिए क्या रखेंगे इसको? डेल्टा आर बराबर NR-1 इंटू ए। तो हमने वही रखा है यहाँ पर मान इस वाले में।
थीटा बराबर अभी हमने लिखा था डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी का मान क्या रखा, एन वी माइनस वन इंटू ए। ठीक है, इस सूत्र से डेल्टा वी बराबर एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है, और डेल्टा आर के स्थान पे क्या रखा, इसी सूत्र डेल्टा आर बराबर हो जाएगा एन आर माइनस वन इंटू ए, ये रख दिया। और तब थीटा बराबर आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करें तो ए कॉमन लेके ये वन वन भी कट जाएगा, ये आ जाएगा थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ठीक है, तो यानी दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है एन वी माइनस एन आर इंटू ए। अगर हम लाल और बैगनी के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाल रहे हैं तो वो आएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए। अगर हम बैगनी और येलो रंग के लिए निकाल रहे हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण तो वो आएगा एन वी माइनस एन वाई इंटू ए। यानी जिन दो रंगों के लिए निकालें उन दो रंगों के अनुसार यहाँ पे संकेत आ जाएंगे। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, प्रिज्म का कोण। अब देखिए यहाँ पे किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं हम, तो कोई भी प्रकाशिक माध्यम जैसे प्रिज्म है तो इसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब क्या है, तो हम वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालते हैं किन्हीं दो रंगों की किरणों के लिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम दर्शाते हैं ओमेगा से। इसकी परिभाषा क्या है कि किन्हीं दो रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता उन दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य रंग के लिए विचरण कोण के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के तौर पे जैसे हम ले रहे हैं दो किरणें कौन सी, लाल और बैगनी। तो बैगनी और लाल रंग के लिए जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा मतलब थीटा, ये वाला कोणीय वर्ण विक्षेपण मतलब थीटा। तो बैगनी और लाल रंग के लिए अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी परिभाषा क्या होगी कि बैगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा और माध्य रंग के लिए विचरण कोण का अनुपात वो क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाएगा। ठीक है, और जैसे अगर हम बैगनी और लाल के लिए निकालेंगे तो वहाँ पर उनके बैगनी और लाल के बीच का जो माध्य कलर होता है वो माध्य रंग की जो किरण होती है वो कौन होती है, पीले रंग की किरण, इसलिए हर में हमने माध्य पीला रंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बैगनी और लाल रंग के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर आ जाएगा बैगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण अपॉन माध्य पीले रंग के लिए विचरण कोण। तो बैगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण हमने थीटा माना है, जैसे हमने थीटा कर दिया अंश में, और अपॉन में क्या कर दिया, माध्य पीले रंग के लिए विचरण कोण, तो माना पीले रंग के लिए विचरण कोण है डेल्टा वी। ठीक है, तो ये यहाँ पर थीटा का मान हम यहाँ से रख देंगे इस समीकरण से, थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए, वो यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर जो ये है अब यहाँ पर ये थीटा ओमेगा बराबर आ गया था थीटा अपॉन डेल्टा वाई, और तब थीटा का मान हमने ये रखा एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और डेल्टा वाई का मान रखा एन वाई माइनस वन इंटू ए। ये कहाँ से रखा डेल्टा वाई का मान, हमारे पास ये सूत्र है कि डेल्टा बराबर एन माइनस वन इंटू ए। तो येलो रंग की किरण के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बराबर एन वाई माइनस वन इंटू, यानी डेल्टा वाई के स्थान क्या रखेंगे, एन वाई माइनस वन इंटू ए। वही हमने यहाँ पर रखा है, डेल्टा वाई का मान क्या रखा हमने, एन वाई माइनस वन इंटू ए। ठीक है, डेल्टा वाई के स्थान पर। थीटा के स्थान पे हमने कोणीय वर्ण विक्षेपण लाल और बैगनी रंग के लिए रखा था क्या, ये वाला एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो ये मान हमने थीटा डेल्टा वाई की जगह पर रखे, और तब ए से ए कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर आ गया एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये जो वर्ण विक्षेपण क्षमता या किन्हीं भी दो रंगों के लिए वो उसके सूत्र में हम देख रहे हैं यहाँ पर ए नहीं आया हुआ, ए माने प्रिज्म का कोण नहीं आया हुआ है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा जो है प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती है, ये केवल निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ पे। अर्थात अगर एक ही पदार्थ के हम अनेक प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है, जैसे माना क्राउन कांच है, क्राउन कांच के हमने कई प्रिज्म बना दिए, तो हर प्रिज्म के लिए ओमेगा का मान क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, और अगर अलग अलग पदार्थों के प्रिज्म बना रखें तो तब अलग अलग पदार्थों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा भी अधिक आएगा। जैसे क्राउन कांच और जैना कांच, तो इनके लिए जो है, इनके लिए अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके लिए जो है फ्लिंट कांच और क्राउन कांच के लिए
जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है वो भी क्या आता है, अलग अलग आता है। तो जैसे फ्लिंट कांच है, फ्लिंट कांच के लिए ये n मतलब अपवर्तनांक का मान फ्लिंट कांच के लिए अधिक होता है और क्राउन कांच के लिए कम होता है। इसलिए फ्लिंट कांच के लिए अपवर्तनांक अधिक होने के कारण फ्लिंट कांच के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। जबकि क्राउन कांच के लिए अपवर्तनांक का मान अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए क्राउन कांच के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता फ्लिंट कांच की तुलना में कम होती है। ठीक है। अब एक सवाल है यहाँ पे कि अगर ओमेगा का मान किसी पदार्थ के लिए ज़्यादा आता है तो उसका मतलब क्या है। तो इसका अर्थ है कि इसका मतलब है कि अगर ओमेगा का मान ज़्यादा आ रहा है, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान ज़्यादा आ रहा है, तो उस प्रिज्म से निर्गत होने वाली जो दोनों रंगों की किरणें होंगी उनके बीच का फैलाव अधिक होगा। अगर ओमेगा का मान कम आ रहा है तो इसका अर्थ है कि निर्गत प्रकाश किरणों के बीच का फैलाव कम है। ठीक है। और जो ओमेगा है वो जो है प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, न कि प्रिज्म के कोण पर। इसके बाद जो है अगला टॉपिक हम प्रकीर्णन जो है इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।